हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। सो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया से रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट। तो इंडिया का रिलेशन यूनाइटेड स्टेट के साथ कैसा था। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों भी एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसीज रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, और जो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है दोनों भी कंट्रीज़ का, वो फैसिनेट किया जाता है अमॉन्ग नेशंस। The added significant feature are marked by the fact that India is one of the oldest civilization in the world। तो जो इंडिया है वो एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में, और जो यूनाइटेड स्टेट है वो यंगर सिविलाइजेशन है। लेकिन अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग स्टेटहुड एक्सपीरियंस, तो यूएस क्या होगा, यूएस एक ओल्डर सिविलाइजेशन होगा दैन इंडिया, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस यूएस को इंडिया से पहले ही मिल चुकी है, वो भी कितना मोर देन अ सेंचुरी एंड अ हाफ। ओके, सो इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली, इन 1947। तो इंडिया इज़ यंगर दैन यूएस रिगार्डिंग द स्टेटहुड एक्सपीरियंस। देन बाय द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इट हैड इमर्ज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। और जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है तब तक यूएस एज अ सुपर पावर ग्लोबली बन चुका था। और जो फैक्टर्स थे रिलेटेड टू सिविलाइजेशन हो गया, स्टेटहुड हो गया, गवर्नेंस हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया और यूएस दोनों की जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स बन गई थ्रू आउट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर जब इंडिपेंडेंस के बाद ही जो हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट देखा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या था कि इंडिया को एक ऑप्शन था कि वो या तो यूएस की तरफ चले जाए या तो फिर सोवियत यूनियन की तरफ चले जाए। लेकिन इंडिया ने ना यूएस की तरफ जाने का सोचा ना सोवियत यूनियन के पास जाना सोचा, तो वो एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत वो एक इंडिपेंडेंट बन गई। तो इस चीज़ के बाद भी यूएस को समवट जो रिलेशन था इंडिया के साथ वो थोड़ा सा ख़राब होने लगा, क्योंकि इंडिया यूएस के साइड में नहीं आई। देन एज एंड व्हेन, तो जब यूएस ने प्रमोट किया फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स एंड सिक्योरिटी अलायंसेस, तो इंडिया ने इसे अपोज़ किया। इंडिया वॉज रियली particularly critical about the formation of South East Asia Treaty Organization and Central Treaty Organization। तो इंडिया इसके खिलाफ थी कि इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाना नहीं चाहिए जो यूएस ने बनाई थी। तो दिस टू ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉट कोल्ड वार टू इंडियाज डोर स्टेप विद पाकिस्तान बिकमिंग एन एक्टिव मेंबर इन दैम। तो जो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिव मेंबर था वो पाकिस्तान बना। As the alliance politics conditioned the US thinking on a series of political events and armed conflict around the world and non-alignment conditioned the Indian thinking, so जो न्यू दिल्ली है और वॉशिंगटन है वो एक differed on majority of such issues. The Cold War related political divergences between India and the US were particularly visible and pronounced on issues related to decolonization। तो जो कोल्ड वार के इश्यूज़ थे पर्टिकुलरली वो कौन कौन से थे, डीकोलोनाइजेशन ऑफ कॉलोनियल टेरिटरीज़, फिर जो कोरियन वार हुआ, वियतनाम वार हुआ, स्पेस क्राइसिस हुए, हंगेरियन क्राइसिस हुए, शेज़्लोवाकिया क्राइसिस हुए, एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेंबरशिप इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये सारे इश्यूज़ थे। Then India and the US also strongly differed on certain issues related to India's national security। तो जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी थी उस पर भी डिफरेंसेस आए थे, जैसे कि जो कश्मीर प्रॉब्लम हुई थी एंड अमेरिकन आर्म्स ट्रांसफ़र टू पाकिस्तान एंड द न्यूक्लियर इश्यूज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीर प्रॉब्लम। सो कश्मीर प्रॉब्लम क्या थी, कश्मीर के लिए इंडिया पाकिस्तान दोनों भी लड़ रहे थे, एंड जो कश्मीर के राजा थे महाराजा, तो उन्होंने कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाने की सोची थी, एंड वो रेडी थे कि वो कश्मीर को इंडिया के साथ मिला दे। एंड द फर्स्ट वार बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान बिगैन सून आफ्टर द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी है उन्होंने अपनी आर्मी को पाकिस्तान में भेज दिया था, और उसके बाद क्या हुआ था, इंडिया ने अपनी आर्मी को वहाँ पे भेजा था और कहा था कि वो वहाँ से हटा लें उनकी आर्मी। एंड इस प्रॉब्लम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन तक लेके गए थे वो, ताकि इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सके। बट जो यूएस था दैट यूएस फेल टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तानी एग्रेशन इम्पोज्ड आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो यूएस है उसने
इस टाइम पे इंडिया को सपोर्ट नहीं किया एंड वो टिल्ट मतलब वो कुछ पाकिस्तान की तरफ झुक गया था और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। सो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं आया, लेकिन जब इंडिया जीत गया था अगेंस्ट पाकिस्तान तो तब जो यूएस है वो सपोर्ट करने लगा शिमला एग्रीमेंट को, which called for the resolution of the issue through bilateral dialogue. Then nonetheless Washington continued to view Kashmir as a तो उसके बाद वाशिंगटन ने कश्मीर को एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया है। देन यूएस आर्म्स ट्रांसफ़र, तो वही 6 ईयर आफ्टर द फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार द यूएस साइन अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान इन 1954। जब इंडो पाकिस्तान वार हुआ था उसके 6 साल के बाद यूएस ने साइन किया म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ 1954 में, और उसके बाद और एक एग्रीमेंट साइन किया 1959 में ऑन मिलिट्री कॉपरेशन। एंड इन बिटवीन पाकिस्तान हैड जॉइंड द सीटो एंड सेंटो। फिर जब मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था सीटो एंड सेंटो, जो 2 ऑर्गेनाइजेशन थे जो यूएस ने बनाया था। कॉन्सिक्वेंटली पाकिस्तान रिसीव्ड मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। तो फिर यूनाइटेड स्टेट उनको पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस सप्लाई करता था, आर्म्स सप्लाई करता था। तो इसके खिलाफ इंडिया ने कहा भी कि वो उसको इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, लेकिन यूएस ने कहा कि वो उसे इंडिया के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एज अ कम्युनिज्म के कंटेस्ट में दे रहे हैं सपोर्ट पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान ने उसे इंडिया के खिलाफ ही यूज़ किया। देन न्यूक्लियर इश्यूज़, तो जब द न्यूक्लियर issue came to dominate India's relation with the US ever since China went nuclear in 1964। तो चाइना ने जो 1962 में इंडिया के खिलाफ जो वार किया था, तो चाइना न्यूक्लियर कब बनी 1964 में। तो वाशिंगटन सस्पेक्टेड दैट इंडिया वुड फॉलो चाइना एंड तो वाशिंगटन को क्या लगा कि इंडिया भी चाइना को फॉलो करेगा और वो खुद भी बॉम्ब वगैरह बनाएगा और स्पार्क करेगा। The US along with several other countries soon started the process to deal with proliferation, which culminated in the signing of nuclear non-proliferation treaty in 1964। तो उसके बाद के वो बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना न्यूक्लियर आर्म्स बनाना, बॉम्ब्स बनाना स्टार्ट किए। तो उसके बाद एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, क्योंकि इससे कैसा होता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं ये जो भी ये रहते हैं उससे काफ़ी नुकसान होता है। इंडिया रिफ्यूज टू बी अ party and opposed this treaty on the ground of its inbuilt discrimination against non-nuclear weapon states। तो इंडिया इसके खिलाफ थी। It sought to prevent others from going nuclear while allowing vertical nuclear proliferation by 5 nuclear weapon states, the US, USSR, Britain, France and China। तो ये 5 लोगों ने ये ट्रीटी को साइन किया था। डिसरिगार्डिंग दिस डिस्क्रिमिनेटरी डॉक्यूमेंट इंडिया कंडक्टेड अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन इन 1974। तो इंडिया ने कंडक्ट किया एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। It created yet another round of political hostility between India and the US, since India did so after about 3 years of defeating Pakistan in 1971 war and in the midst of American decline indicated by US withdrawal from Indochina। देन इवॉल्विंग टाइज अंडर द कोल्ड वार क्लाइमेट। तो इंडिया की जो एंट्री हुई इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऑफ नेशन एज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी ऑलमोस्ट कोइंसाइडेड विद द स्प्रेड ऑफ कोल्ड वार बिटवीन द 2 erstwhile सुपर पावर्स, द यूनाइटेड एंड द सोवियत यूनियन। तो जो दोनों भी सुपर पावर थी वो क्लैश कर रही थी, कम्पीट कर रही थी एक दूसरे के खिलाफ अराउंड दी वर्ल्ड। इंडिया वॉज फेस्ड विद द हॉब्सन चॉइस टू टेक साइड इन द कोल्ड वार। तो हॉब्सन चॉइस मिली इंडिया को कि वो किसी के साइड हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि वो किसी के भी साइड में नहीं रहेंगे, वो एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी साइन करेंगे। दिस पॉलिसी चैलेंज द इथिकल बेसिस ऑफ द कोल्ड वार एम्ड एट प्रिवेंटिंग द कोल्ड वार। तो इसका काम था कि वो इस सब जो वार वगैरह उससे दूर है एंड सॉट टू अडॉप्ट अ पॉलिसी दैट विड फैसिलिटेट इंडियाज़ फ्रेंडली रिलेशन विद बोथ। तो मतलब उनका जो इंडिया का जो रिलेशन है वो दोनों भी यूएस और यूएसएसआर दोनों के साथ भी अच्छा रहे, लेकिन फिर भी यूएस का जो रिलेशन था इंडिया के साथ वो ख़राब हो गया और यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प करना स्टार्ट किया, मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट किया एंड एंटी इंडिया पोस्चर अडॉप्ट किया। देन रिलेशन आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार। तो एंड ऑफ कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद रिलेशन कैसा था? ऑल्दो देयर वाज अ रिलैक्सेशन इन द कोल्ड वार। तो मतलब कोल्ड वार में रिलैक्सेशन मिला मिड 1980s में, जब गोलविचू टू पावर इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन।
द कोल्ड वार प्रैक्टिकली केम टू एन एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो कोल्ड वार ख़त्म कब हुआ? जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो अलग अलग बढ़ गई 1991 में। इंडियाज रिलेशन विद द यूएस हैड कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ कोल्ड वार। तो तब इंडिया का और यूएस का जो रिलेशन था वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बट द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन ब्रॉट इन अनप्रेसिडेंटेड uncertainties to international relation include the Indo-US relation. So guys, आज के वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अनदर टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।